हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल होंगे। आज के वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं स्वाध्याय सारथी द्वारा जो वीकली टेस्ट लिया जाता है, जिसमें खास तौर पर इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे फिजिक्स के लिए जो टेस्ट है, पहला टेस्ट है वीकली टेस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। आइए बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके देखते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा यंत्र जो डिटेक्ट करता है द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी वस्तु के ऊपर जो आवेश है ये उपस्थित है या नहीं है, तो किस डिवाइस, किस यंत्र के माध्यम से ये डिटेक्ट किया जाता है या पता लगाया जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, एज यू नो एमीटर। लेकिन एमीटर जो है वो क्या करता है, तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मेज़र करता है, करंट कितना है यानी उसकी मात्रा को मेज़र करता है, मापता है। तो एमीटर तो होगा नहीं। पोटेंशियोमीटर है, दूसरा है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है ये भी नहीं होगा, ये भी चार्ज जो है प्रेजेंस, चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। स्मॉल करंट है, बहुत छोटा करंट होगा, ठीक है, विद्युत धारा बहुत छोटी मात्रा में होगी, तो गैल्वेनोमीटर से पता चलता है। ये गैल्वेनोमीटर जो है धारा के साथ साथ, विद्युत धारा के साथ साथ उसकी दिशा को भी, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताता है। गैल्वेनोमीटर जो है जनरली जो डायरेक्ट करंट है उसको मेजर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, जबकि जो एमीटर होता है वो एसी करंट एंड डीसी दोनों के लिए यूज होता है, उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रोस्कोप हमारा चौथा ऑप्शन है। जब तीन ऑप्शन नहीं हुए तो मतलब चौथा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी का प्रयोग जो है हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है ये डिटेक्ट करते हैं, पता करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया जिसका आंसर है इलेक्ट्रोस्कोप। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस और सब्सटेंसेस इज और आर इंसुलेटर्स। मतलब कौन कौन से सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो है वो इंसुलेटर हैं, कुचालक हैं। ऑप्शन में हमारे पास है ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड। अगर आप गौर से देखेंगे, जो इंसुलेटर्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने से करंट को गुजरने नहीं देते या फिर फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, डजंट अलाउ, ओके। तो डजंट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू इटसेल्फ, खुद से चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, उसको फ्लो करने नहीं देता है, तो वो होता है इंसुलेटर। या जो भी हैं, ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, सभी के सभी क्या हैं, तो इंसुलेटर ही हैं, क्योंकि ये सभी के सभी करंट को, धारा को अपने से प्रवाहित, चार्ज को अपने से प्रवाहित नहीं होने देते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस 1 2 3 4 5 जो भी हैं। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंडक्टर्स। कंडक्टर क्या करते हैं, तो करंट को अपने से प्रवाहित होने देगा, फ्लो करने देगा, चार्ज उस बॉडी से क्या होगा, तो प्रवाहित होगा, फ्लो करेगा। हमारे पास ऑप्शन है मेटल्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडीज। मेटल्स तो है ही, इससे प्रवाहित होता ही, अच्छा कुचालक है, मतलब सुचालक है, ठीक है, मीन्स दैट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडीज से भी क्या होते हैं, तो करंट, चार्ज जो है वो पास होते हैं। एनिमल बॉडी से भी क्या होता है, तो करंट पास होता है। तो इसमें से क्या होगा, ऑल ऑफ दीज यानी सभी के सभी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं सुचालक के उदाहरण हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, इसको कहते हैं, यानी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था जो क्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट्री चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज क्या है, तो उसका मान क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो एलिमेंट्री चार्ज जनरली जैसे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस पर जो आवेश है उसको एलिमेंट्री चार्ज मान लेते हैं। तो उस पर आवेश कितना होता है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी के ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें से कोई इसमें तो पॉजिटिव ले लिया तो ये वाला तो होगा ही नहीं, बाकी 6.25 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
तो हो गया पहला ऑप्शन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू। उसके आगे की बात करें तो है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट चार्ज। चार्ज यानी आवेश के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो चार्ज इज वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात है तो चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, सही है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, तो उसको कहेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और उस क्वांटिटी में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे, वेक्टर मतलब डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, है ना। तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अगर वेक्टर क्वांटिटी है नहीं तो इसके पास डायरेक्शन कहाँ से होगा। चार्ज कैन नॉट बी क्वांटाइज्ड, कह रहा है कि चार्ज क्वांटाइज नहीं हो सकता, ये भी गलत है क्योंकि क्वांटाइज तो हो सकता है, मैंने इधर बताया। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो सही आंसर है वो है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है ना। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है यानी कूलाम का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, दैट इज कूलाम। चार्ज यानी क्यू उसका क्या है तो कूलाम होता है एसआई यूनिट। इसको सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सी नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। यहाँ देखेंगे एम्पियर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट यानी आई का होता है एसआई यूनिट। ओम जो होता है रेजिस्टेंस का होता है। वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का ये यूनिट होता है। तो ये सभी भी आप लोग ध्यान में रखेंगे इस माध्यम से। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया तो कूलाम्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज। तो आपको ये कैलकुलेट आप खुद से भी कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होती हैं एक्यूमुलेट करके वो 1 कूलाम्ब चार्ज के बराबर हो जाता है। अगर इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप देखिए हमको ज्ञात करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो 1 कूलाम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर होंगे, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन पर होंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो है 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 के रूप में हम लिख रहे हैं। इसको डेसिमल हटा करके अगर लिखना चाहेंगे तो ऊपर जो है 100 कर देंगे। एक 19 से आ गया 10 है ना, एक कम करके तो 100/। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.25, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है आप कैलकुलेट तो करने नहीं लगोगे, तो याद रख लीजिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्जेस होंगे वो 1 कूलाम्ब चार्ज के बराबर होगा। तो आपसे इलेक्ट्रॉन से कहे या फिर एलिमेंट्री चार्ज कहे, दोनों क्या होगा तो सेम ही होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये दोनों ही एलिमेंट्री चार्ज है और एलिमेंट्री चार्ज सेम होते हैं। तो उससे पहले जब एलिमेंट्री चार्ज पर हम लोग देख रहे थे, बट आपको देखना है साइन क्या है। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज माना गया है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है तो निगेटिव चार्ज माना गया। तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है तो सूटेबल है। सबसे पहला ऑप्शन में देखें तो ये निगेटिव साइन यूज़ किया गया तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। बी ऑप्शन जो है पॉजिटिव के साथ एलिमेंट्री चार्ज का है, तो मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। तो हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, तो प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज हमको कैलकुलेट करना है ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है तो अलग अलग चार्जेस इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो एक डिस्क्रीट होता है, दूसरा जो होता है कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो इस केस में जो है हम क्या करते हैं, टोटल चार्ज जब हम ज्ञात करते हैं, चूँकि आप जानते हैं कि चार्ज क्या है तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड को जब हम जोड़ेंगे तो वो सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ही जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक जो अलजेब्रा सम है उससे ही हम क्या कर सकते हैं तो इसका एडिशन कर सकते हैं। अलजेब्रा सम कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे। वेक्टर सम क्या होता है तो एक जो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका मैग्नीट्यूड अगर ऐड करना होता है तो उस समय हम वेक्टर सम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है तो अलजेब्रिक सम का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है तो जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उसको एक साथ जोड़ लेंगे और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसको हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है 6 + 1 + 2, ठीक है। मीन्स हमारे पास पॉजिटिव कितने हैं 9 कूलाम्ब, नेगेटिव में कितने हैं 4 × 2 = 6
5 11, तो माइनस में है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस में 2 कूलम आएगा। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, -2 कूलम। समझ रहे हैं? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, इसका जो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा, तो अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निम्न में से कौन कौन प्रकार है, तो आप लोग पढ़े हैं। तो इसमें से 3 प्रकार होते हैं इसके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों के तीनों क्या है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज मतलब टाइप्स होते हैं। इस प्रकार से ऑल ऑफ दिस क्या होगा, या ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में जाना जाता है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, यानी चार्ज बाय लेंथ होता है। एज सिंपल आप देखते हैं, चार्ज का कूलम होता है और लेंथ का मीटर होता है, तो कूलम पर मीटर इसका क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय। आपको ध्यान रखना है कि लैम्डा से हम डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, ठीक है। उसके बाद सिग्मा से हम डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। रो जो होता है उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा क्या होगा, तो सिग्मा से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है dQ/dV। स्मॉल चार्ज डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम है। ये dQ/dL होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। dQ/ds जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है। तो आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 15, टोटल चार्ज ऑन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप देख चुके हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, दिस इज dQ/ds। ओके, तो मीन्स डैट अगर हम dQ फाइंड आउट करना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, है ना। हमको क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो dQ को इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे, तो सिग्मा ds को भी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखिए जिसमें टोटल चार्ज कहाँ आता है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हो गया टोटल चार्ज ऑन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख चुके हैं। टोटल चार्ज जो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा Q इक्वल्स सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ ds। नेक्स्ट वन इज 16th, चार्ज थिन शीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीट है, सीट मतलब सरफेस एरिया की बात होगी। ठीक है, ये चार्ज है, मतलब इसमें चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें किस प्रकार का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन सा टाइप होगा, तो चूंकि एरिया की बात हो रही है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वन 17th, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो आपको एकदम से ध्यान रखना है कि जो कूलम्स का मतलब कूलम्स कांस्टेंट है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी कि को ये हो गया सी नंबर जो ऑप्शन है इसका ये वैल्यू होता है। उसके साथ साथ जो यूनिट है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, 8.9875, कहीं कहीं इसको 9 भी अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ भी ध्यान रखें, यहाँ भी ध्यान रखें, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोनों ही वैल्यू को हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब कैलकुलेट करना होता है तो हम जनरली क्या करते हैं, तो ये नियर बाय वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में जो है दोनों तरह का वैल्यू दे सकता है, ये वाला वैल्यू, ये वाला भी वैल्यू दे सकता है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कूलम्स कांस्टेंट इक्वल्स क्या होता है। तो आपने पढ़ा जब कूलम्स लॉ पढ़ रहा था तो K इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है,
ये क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई नॉट, ठीक है, ई एम बाई ई नॉट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो गया सी, ई एम बाई ई नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट में हम लोग देख लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन को समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको रोक रहे हैं, जस्ट उसके आगे का जो क्वेश्चन है 21 उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का यूनिट क्या होता है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने पढ़ा कि जब क्या होगा, तो एक साथ बहुत सारे चार्ज क्या होंगे, तो एक सिस्टम में होगा, ठीक है। तब जो है किसी एक चार्ज, जो कि हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं, तो इस सिस्टम के किसी चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स होगा, टोटल फोर्स, ठीक है, तो वो क्या होगा, वेक्टर सम होता है फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ द ग्रुप। तो इस ग्रुप के जितने भी अन्य चार्ज हैं उसके द्वारा जो फोर्स इस पर लग रहा है उसका वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो वेक्टर सम होता है टोटल फोर्स, ये तो सही है। तो नेट फोर्स इसी तरह से हम निकालते हैं। सेकेंड नंबर है, इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन एनी टू चार्जेस रिमेन अनअफेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो किसी तीसरे के होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड रहता है। तो ये भी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है। तो इन दोनों ही सेंटेंस के है, तो स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 and 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स Q and Q2 सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस। अगर Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स मतलब कूलम्ब्स लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये पता करना है। तो पहला कह रहा है कि फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 and Q2। तो दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन R। तो ये भी सही है कि दूरी जो है, बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का क्या होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका मतलब हो गया दूरी बढ़ने से जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो कम होगा, और चार्ज का अगर अमाउंट बढ़ाते हैं तो उससे बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बोथ 1 and 2 क्या है, तो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहे हैं, टू चार्जेस Q1 and Q2 आर सेपरेटेड D डिस्टेंस, ठीक है, D डिस्टेंस से सेपरेट है। अब कह रहा है कि बोथ Q1 and D आर डबल द फोर्स डबल्ड, ठीक है। तो Q1 को भी डबल कर दिया गया, Q2 को डबल नहीं किया गया, या मतलब अनचेंज्ड है। D को क्या किया गया, तो डबल कर दिया गया। तो कह रहा है कि फोर्स में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले केस में जो फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो के जो कूलम्ब्स कांस्टेंट है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर है। तो दूसरा केस में जो है हमारे ये F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा के, चूँकि Q1 को डबल कर दिया गया तो 2Q1 लिखेंगे, और Q2 हो गया डिवाइडेड बाय, इसको भी डबल कर दिया है तो 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देखें इसको, अगर ध्यान दें तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं F2 हमारा जो होगा वो क्या होगा, K इंटू 2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 D स्क्वायर हो गया, यानी 2 कैंसिल हो गया। एक तरह से अगर आप देखेंगे इसको रीराइट करके तो 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर F1 का फॉर्मूला आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा 2 times, 2 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब आधा हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज्ड बाय 2 times। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स F बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स Q and सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस। तो Q1 and Q2 जो है वो R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पता करना है। तो पहला कह रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, दूसरा कह रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, तीसरा कह रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, चौथा कह रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2। जब आप कूलम्ब्स लॉ देखोगे तो उसमें कह रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 and Q2
ठीक है, ये आंसर होगा, ना कि ये होगा या फिर ये होगा। यहाँ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी इसका सही होगा। जैसा कि हमने कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 20th है, 20th वो क्या है, तो न्यूमेरिकल, और इसको हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, तो अभी न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि Q1 जो है 1+ मतलब पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम है, और Q2 जो है वो क्या है, तो -4 कूलम होगा। ठीक है, ये एक्चुअली मिस्टेक से Q1 लिखा है, तो ये Q2 है। आर फिक्स एट ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। कहने का मतलब है कि Q1 और Q2 को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, फिक्स कर दिया गया है। वेयर शुड यू प्लेस द थर्ड चार्ज, तीसरे चार्ज को कहाँ रखोगे, सो डैट द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा जो सिस्टम है, थर्ड चार्ज कहाँ हम रखें। या तो हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, तो इस दोनों के बीच में रख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो Q1 की तरफ रख सकते हैं इस तरफ बाहर, या Q2 की तरफ आउटसाइड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 केसेस होंगे। तो अब स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए, क्या कैसे मतलब किधर रखेंगे चार्ज को। ठीक है, उस Q चार्ज को कहाँ रखना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, मतलब सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं, तो तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम मतलब उस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए तीसरे चार्ज को क्या करना होगा, तो बीच में रखना पड़ेगा Q1 एंड Q2 के। अगर अपोजिट चार्जेस हैं, जैसा कि इस केस में है, ये क्या है, तो पॉजिटिव है Q1 और नेगेटिव क्या है, तो Q2 है, तो इस केस में क्या करना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा, मतलब मिडिल में तो होगा नहीं, दोनों के Q1 और Q2 के बीच में तो ये चार्ज तीसरा चार्ज जो है वो पार्टिकल तो हमको नहीं रखना होगा, ये आउटसाइड होगा, या तो Q1 की तरफ होगा या फिर Q2 की तरफ होगा। अब ध्यान देना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड किस चार्ज का कम है। तो हम देख सकते हैं पे Q1 जो है 1 कूलम है, तो हमको क्या करना होगा, तो स्मॉल चार्ज की तरफ क्या करना होगा, तो आउटसाइड में Q को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने दूरी पर रखना पड़ेगा, ये भी तो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आगे देखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको डेटा जो याद रखना है, एक हो गया Q1 हमारा 1 पॉजिटिव है कूलम, -4 कूलम क्या हो गया, तो Q2 है, 1 मीटर का सेपरेशन है, इक्विलिब्रियम में क्या करना है, तो पूरे सिस्टम को लाना है। इसमें हमारा ऑप्शन है 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द Q2, 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ द Q1, 1 मीटर टू द राइट ऑफ द Q1, 1 मीटर टू द राइट ऑफ द Q2। तो एक्चुअली आपका जो आंसर है वो है 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ Q1, ये आंसर है। कैसे आंसर आएगा, इसको आगे हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि जो हमारा Q1 है, ठीक है, यहाँ है Q2, यहाँ इन दोनों के बीच में 1 मीटर का सेपरेशन है। तो हमें क्या करना है, तो तीसरा चार्ज लगाना है, और ये तीसरा चार्ज कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, लेफ्ट टू द Q1 होगा। ठीक है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर होगा ये भी हमको कैलकुलेट करना है। इसके लिए इसका क्या मीनिंग हो गया कि अगर आप देखिए ये -1 कूलम है और ये पॉजिटिव 1 कूलम है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये -4 कूलम है Q2। तो यहाँ पर क्या है, तो एक तीसरा चार्ज लाएंगे जिससे पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा इस पूरे सिस्टम में 0 हो जाएगा। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देख लो, पहले मान लेते हैं कि Q जो है इसको Q1 से x डिस्टेंस पर रखा गया है, और ये 1 मीटर में तो है ही Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस। यहाँ देखो Q से Q2 का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो क्या है, तो x+1 होगा। इज इट। अब क्या है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जो फोर्स है किसके बीच में, Q और Q1 के बीच में, और जो फोर्स है Q और Q2 के बीच में, दोनों क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। तो हम दोनों को पहले निकाल लेते हैं। फोर्स फॉर्मूला लगाएंगे तो K हो गया कूलम्स कांस्टेंट, और यहाँ पर Q1 इंटू Q हो गया डिवाइडेड बाय x² हो गया, ये हो गया मतलब Q और Q1 के बीच का फोर्स। दूसरा फोर्स होगा Q और Q2 के बीच का फोर्स, वो हमारा हो गया KQ2 Q डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x+1 इसलिए क्योंकि Q और Q2 के बीच में यहाँ x डिस्टेंस है और यहाँ पर 1 मीटर है, तो x+1 हो गया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, तो आगे अगले स्टेप में जो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। दैट मीन्स दैट, तो हमारा ये साइड में है Q1 Q डिवाइडेड बाय x², दिस इक्वल्स है KQ2 Q डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे करने के लिए लेट्स सी कि ये जो Q है, ये Q है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, K भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे तरफ बचेगा क्या, दिस Q1 बाई x² इक्वल्स Q2 बाई
x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद जो है q1 का वैल्यू 1 है, ये x² हो गया। मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव ही लेंगे, साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड का ही हम यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं। q2 जो है वो क्या है, तो हमारा 4 कूलम है, तो 4/x+2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x का है ना होल स्क्वायर इक्वल्स 2/x+1 का होल स्क्वायर। इज इट? इसको आगे हम सॉल्व अगर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर है, तो अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो ये आ जाता है 1/x इक्वल्स 2/x+1। ठीक है, आप इसे आप सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो x+1 इक्वल्स हो जाएगा 2x। ओके, तो आप इसे सॉल्व कीजिए तो 2x - x इक्वल्स हो जाएगा 1, मीन्स डैट x का जो मान आया 1 आया, और चूँकि मीटर में है तो इसलिए जो लेंथ होगा 1 मीटर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो Q1 है और जो Q2 है, ठीक है, इसके बीच तो पहले से 1 मीटर का सेपरेशन है। जो हम तीसरा चार्ज रखेंगे वो रखेंगे Q1 के लेफ़्ट में 1 मीटर पर। ठीक है, तो Q जो होगा 1 मीटर लेफ़्ट टू द Q1 होगा, यही आंसर भी था। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है।